स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं और हर सीजन ऑफ इलेक्शन जब बिहार में आता है वहां की स्टोरी एकदम सेम होती है। सारी बातें होती है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा, किस बात पर? डेवलपमेंट के मुद्दे पर। और सिटीजंस भी देखना चाहते हैं कि क्या नौकरी देना चाहती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का विजन है नौकरी का, फैक्ट्री बनाने का, सड़कें बनाने का, फ्लाईओवर्स बनाने का। डेवलपमेंट एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन जैसे ही वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं एक ही सवाल आता है, आप किस जात से हो और किसको वोट देने वाले हो। क्या इस पोलिंग बूथ पर यादव के वोट बैंक ज्यादा हैं या कुर्मी के वोट बैंक ज्यादा हैं? सवाल एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बन के रह जाता है जिसके हिसाब से लीडर्स चुने जाते हैं। सो कम्युनिटी एंड कोलिशन जो बिहार की एक इलेक्शन इक्वेशन है, जो अरिथमेटिक है, वो डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड वहां के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंप्रूव करने से ज्यादा एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है। हम इसको डिकोड करते हैं कि बिहार, जिसको हम एक बीमारू स्टेट की तरह जानते हैं, और बाकी स्टेट्स बाहर आ गए। राजस्थान की स्थिति आज अच्छी हो गई, मध्य प्रदेश की अच्छी हो गई, झारखंड की भी अच्छी हो रही है, उड़ीसा की अच्छी हो गई, उत्तर प्रदेश की अच्छी हो गई, लेकिन बिहार में वो डेवलपमेंट अभी तक क्यों नहीं पहुंचता है? इसको हम थोड़ा डिकोड करते हैं बिहार की पॉलिटिकल जर्नी को। लेकिन उसके पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि बिहार है क्या। बिहार जो आज आप देख पा रहे हैं, एक सिंबल ऑफ बीमारू स्टेट जहां पे डेवलपमेंट नहीं है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी जगह नौकरी करने के लिए, वो कभी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन था इंडिया के लिए। उसकी हिस्ट्री में जब जाएंगे, उसके इतिहास में आपको दिखेगा मगध एम्पायर। वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका जैसे लीडर्स रहे, द ग्रेट कॉन्करर्स। वहां पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, वैसी यूनिवर्सिटी जहां पर ज्ञान लेने के लिए दूसरे देशों से लोग आते थे। एजुकेशन की अगर हम बात करें, आज की एजुकेशन और तब की एजुकेशन को कंपेयर करते हुए, बोध गया जहां पर स्वयं बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिलता है, उनको मोक्ष की, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर हम कहें कि बिहार सिर्फ एक स्टेट है, नहीं, बिहार एक सिविलाइजेशन है अपने आप में। इन सब चीजों के होने के बावजूद बिहार क्यों पीछे रह गया? क्या बिहार को अपनी आवाज उठानी नहीं आती है? क्या बिहार को प्रोटेस्ट नहीं पता है? क्या बिहार अपने लीडर्स को नहीं बता सकता है कि हमें सच में डेवलपमेंट चाहिए? इसको भी जरा समझते हैं। आप देखेंगे बिहार एक बर्थ प्लेस ऑफ रेवोल्यूशंस भी रह चुका है। कुंवर सिंह 1857 का जो रिबेलियन, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है इंडिया में, 1857 में, वो शुरुआत कहां से होती है? बिहार की मिट्टी से होती है उसकी शुरुआत। कुंवर सिंह उस रेवोल्यूशन को लीड करते हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद अगर मैं बताऊं, जेपी आंदोलन, अब तक का बहुत बड़ा आंदोलन जिसको हम स्टूडेंट बेस्ड प्रोटेस्ट भी कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में किया गया। बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज उभर के भी आती हैं, वहां से बहुत बदलाव की बात होती है। इतने हद तक बात जाती है कि इमरजेंसी प्रोविजंस तक लग जाते हैं देश में। सो वहां तक आंदोलन करना, जिसको हम कहते हैं टोटल रेवोल्यूशन, बिहार को आता है। वहां बहुत सारे लीडर्स निकल के आए हैं, अच्छे लीडर्स निकल के आए हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, जो एक लोहिया मूवमेंट खड़ी कर देते हैं पूरी, सोशलिस्ट, आइडियोलॉजिकल। तो बिहार की सोशल कंसाइंस में है वो मूवमेंट, ऐसा नहीं है। लोग वहां जानते हैं कि कैसे हमें प्रोटेस्ट करना है, कैसे हमें अपनी मांग रखनी है और कैसे हमें सपने देखने हैं। तो समस्या पॉलिटिक्स से ज्यादा आती है कि व्हाट द पीपल डिमांड फ्रॉम द बिहार। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नाउ अब इनका हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिबेट के मुद्दे हैं वो बिल्कुल सही हैं। वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं किस बात पे? डेवलपमेंट के बात पे, कि किस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ेगी, एजुकेशन का स्तर, स्किल बढ़ाएंगे, हम नई फैक्ट्रीज लगाएंगे। और इन सारे मुद्दों के बाद जब बात वोटिंग की आती है, व्हेन इट कम्स टू वोटिंग, आइडेंटिटी, कास्ट आइडेंटिटी वहां की वो बहुत ज्यादा मैटर करने लग जाती है। विंस ओवर द इंटेलेक्ट, जो रैशनैलिटी है, जो सोच है, उससे ज्यादा भारी पड़ जाती है। सो टोटल रिवोल्यूशन हमें दिखाई देता है बढ़ते हुए, डिवाइड होते हुए टोटल कास्ट कैलकुलेशन में। तो मुद्दे जो हैं वो चर्चा में रहेंगे डेवलपमेंट के, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तब वो कास्ट कैलकुलेशन की एक अरिथमेटिक में डिवाइड होते हैं। उस अरिथमेटिक को भी हम डिकोड करते हैं। Myth of development, instead you hear one persistent question, कौन जाति से हो? That is the big question in Bihar. एक बार एक सवाल पूछा जाता है into the Bihar that आपको क्या चाहिए? आप इस बार विकास को वोट देंगे या जाति को वोट देंगे? तो वहां से जवाब क्या आता है? विकास कौन सी जात का है?
सो कास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन बिहार एंड उसी के बेसिस पर वहां का इलेक्शन का आउटकम निकल के आता है. सो हमें समझना पड़ेगा कि प्रोग्रेसिवली चीजें तो मूव कर रही हैं, बट बिकॉज ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इट इज डोमिनेंट अक्रॉस द इंडिया. But point is, into the Bihar, it is creating a very rigid walls in the front of development. So, caste remains a primary lens through which voters evaluate their candidates and parties. हम समझते हैं जरा कास्ट की कैलकुलेशन को, जो कास्ट अरिथमेटिक है. कुछ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बिहार का लैंडस्केप है वो अलग तरीके से बटा हुआ है. यादव्स जो 14% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मोस्टली उनका वोटर बेस जो है आरजेडी के लॉयलिस्ट हैं और कंसिस्टेंट बेस रहता है आरजेडी का, आप देख सकते हैं. और वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया लालू प्रसाद यादव जी ने. कुर्मीज जो है 4% हैं, वो जेडीयूज जनता दल यूनाइटेड के बैकबोन हैं, कोर सपोर्टर हैं. हम इनके बारे में भी बात करेंगे किस तरीके से वोट्स लिए गए हैं. इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट 30%. क्रूशियल स्विंग वोटर्स एवरी पार्टी का कोर्ट्स एग्रेसिवली, इनके ऊपर निर्धारित होता है कि किस तरफ जा रही है सरकार बनने. तो ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट है इनको भी ल्योर किया जाता है. दलित 16% है, मुस्लिम 17% और अपर कास्ट 15%. और इन सबके अपने अलग अलग वोट बैंक हैं. इन वोट बैंक को भी हम समझते हैं. जो आरजेडी है, लालू की लेगेसी पार्टी, उन्होंने अपने आप को यह बताया कि भाई जो सोशल बैकवर्ड लोग हैं उसको हम किस तरीके से उनका उत्थान कर सकते हैं, इसको लेकर के उन्होंने मोबिलाइज किया लोगों को. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि उन्होंने सोशल जस्टिस को एक पावरफुल आइडेंटिटी टूल में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से उनके व्यक्तित्व को एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी समझा लोगों ने और बहुत वोट दिए, जिसकी वजह से वो सरकार भी बनाते हैं. लेकिन उसमें क्रिटिसिज्म ये था कि उस चीज को करते करते उन्होंने एक जंगल राज बना दिया, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए. एक एंटी इनकम्बेंसी आती है वहां पर, और उस एंटी इनकम्बेंसी को हमारे नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग एक्ट लेकर के आते हैं. वो अपने आप को ब्रांड करते हैं एज अ सुशासन बाबू. सुशासन, जंगल राज से हट करके सुशासन की तरफ लेकर के जाएंगे कि शासन कैसा हो, अच्छा हो. लेकिन इस सुशासन के लिए उन्हें बार बार अपनी अलायंसेस चेंज करनी पड़ती हैं. उनको इनका पता ही नहीं होता है कब किसकी तरफ जा रहे हैं. ये पहले वो बीजेपी की तरफ जाते हैं, फिर आरजेडी के साथ कोलिशन करते हैं, देन अगेन रिटर्निंग टू बीजेपी. तो वो 4 बार तो अपना अलायंस बदल चुके हैं. तो उनकी कोर आइडियोलॉजी लोगों को नहीं समझ में आती है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या है आपका पॉलिटिकल विजन, वो क्लियर कीजिए. सुशासन के गार्ब में आप नहीं जा सकते हैं और सुशासन को डिफाइन करना पड़ेगा किस तरीके का सुशासन. तो एक मुद्दा जो उन्होंने बहुत बड़ा उठाया कि हम लीकर बंद करेंगे, जिसकी वजह से वहां की महिलाओं को भी आसानी होगी और वहां पर लोग एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे, नशा मुक्त जीवन जी पाएंगे. लेकिन हम समझते हैं कि उस सुशासन बाबू ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी को जन्म कर दिया, बिहार में जन्म दे दिया, जिसको हम स्वराज पार्टी नाम से जानेंगे. अब कंप्लीट पॉलिटिकल लैंडस्केप में देखेंगे, बीजेपी की पिच जो है वो नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक पिच है. वो क्या कहते हैं कि प्राइमरीली अपर कास्ट एंड अर्बन वोटर्स, जो अर्बन वोटर्स हैं जैसे पटना हो गया, जो सिटीज हैं, उनके वोट्स को ल्योर कर पाते हैं. लेकिन जो रिमोट एरियाज है जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है, वो कास्ट के बेसिस पे वोट देती है. और उसके लिए बीजेपी को एक अलायंस की जरूरत पड़ती है कि वो किसके साथ अलायंस फॉर्म करे. और वो हमेशा पिच करते हैं डबल इंजन की सरकार, यानी कि अगर बीजेपी रहेगी बिहार में तो बिहार को यह फायदा होगा कि केंद्र सरकार से भी फंड्स मिलेंगे, सपोर्ट मिलेगा और राज्य सरकार से भी फायदा मिलेगा. उसी प्रकार आप देखेंगे चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी, ये दलित एस्पिरेशंस को अपीज करते हैं, यूथ एम्बिशंस विद फ्रेश एनर्जी. वो कहते हैं कि नए बदलाव जो बिहार में आने चाहिए उसका एक नैरेटिव लेकर के आते हैं कि बिहार को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, और लोगों को बहुत पसंद भी आता है. सवाल यह है कि इन सब समीकरणों के बीच में जो बीमारू बर्डन है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सभी पहले बीमारू स्टेट में आते थे, अब लेकिन उसके बाहर है ये. इन सब के साथ साथ ये बिहार क्यों इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट रह गया, कारण क्या है, हम इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे. हम देखेंगे क्या क्या अलग अलग सिचुएशंस में बिहार फंसा हुआ है, उसको क्या ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है. बिहार रिमेन्स द ओनली स्टेट स्टिल इन द इकोनॉमिक इंटेंसिव केयर यूनिट. आईसीयू में वो पड़ा हुआ है. क्यों आईसीयू में पड़ा है कि वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं आ पाई हैं. उन इंडस्ट्रीज को लाने के लिए क्या चाहिए, निवेश चाहिए. ओडिशा बहुत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है, बाहर से पैसा वहां पर इन्वेस्ट हो रहा है. जब
एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, उसके लिए हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए उस स्टेट में, वो क्लाइमेट नहीं स्टैब्लिश हो पा रहा है। अनेबल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द डिकेड्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, ये जो अंडर डेवलपमेंट है उसके लिए एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं आ पा रहा है, एक लॉन्ग टर्म 10 साल का एक कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं ला पा रहा है बिहार, नहीं तो ये भी आज निकल जाते वहां से। ओके, जरा समझते हैं सिचुएशंस क्या है। सबसे पहले बिहार की प्रॉब्लम इनकम इनइक्वालिटी, बहुत ज्यादा है इनकम इनइक्वालिटी। अगर आप देखेंगे भारत की पर कैपिटा इनकम जो है 1.89 लाख है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल एवरेज रिफ्लेक्टिंग ओवरऑल ग्रोथ। वहीं बिहार की पर कैपिटा इनकम आप देखिए 60,000 है मात्र। और अगर आप अर्बन में देखेंगे पटना की पर कैपिटा इनकम, तो आपको पता चलेगा अर्बन प्रॉस्पेरिटी आइलैंड है 2.15 लाख, नेशनल एवरेज से ज्यादा है पटना की। लेकिन वहीं पे अगर आप रूरल इंडिया में चले जाएंगे, रूरल बिहार में चले जाएंगे, श्योहर की इनकम आप देखेंगे, रूरल पॉवर्टी 33,000, जो कि एवरेज नेशनल पर कैपिटा इनकम से बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वो लोग बेसिक एमिनिटीज नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, उनको बेसिक सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और वहां पे परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। एक प्रकार का डेवलपमेंट क्राइसिस है बिहार में इस समय। समझना होगा बिहार की बात आती कब है एक नेशनल मुद्दे पे, एक इलेक्शन के टाइम पे आप देखते हैं, दूसरा फ्लड के टाइम पे देखते हैं। बाकी समस्याएं बिहार में जो हैं वो आप निकल के ही नहीं आ पा रही हैं बाहर। बिहार सिर्फ 2 समय न्यूज में आता है, एक इलेक्शन के टाइम पे और दूसरा फ्लड के टाइम पे, जब उनको लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बिहार वो स्टेट है जो सबसे ज्यादा आपको ब्यूरोक्रेट्स देता है, सिविल सर्विसेज में एडमिशंस लेते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं वहां से लोग। बात क्या है कि बिहार को चाहिए गवर्नमेंट जॉब, उसके साथ साथ वहां पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। वहां पे एक अर्बनाइजेशन स्टैग्नेशन है। टोटल इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है। एक अर्बन टाउन के साइड में सैटेलाइट टाउन्स या फिर अर्बन एग्लोमेरेशंस बनते हैं, जिसके साथ साथ वो अर्बन टाउन जो है वो एक सेंटर ऑफ ग्रोथ बन जाता है और उस एक्सेल पर और भी छोटे टाउन्स डेवलप हो जाते हैं। जैसे आप दिल्ली एनसीआर रीजन में देखेंगे तो नोएडा डेवलप हो गया, द्वारका डेवलप हो गया। उसी प्रकार से अर्बनाइजेशन बढ़ता है। तो इंडिया का अर्बनाइजेशन 35.7% है, लेकिन बिहार का अर्बनाइजेशन मात्र 12.4% है। जब अर्बन एरियाज बढ़ते हैं तो आप देखेंगे रूरल से अर्बन एक माइग्रेट कर सकता है इंसान अपने ही स्टेट में जॉब्स के लिए। ज्यादातर लोग करते हैं माइग्रेट अपने रूरल से अर्बन या फिर जा करके आ जाते हैं। वो प्रॉब्लम नहीं हो पा रही है कि यहाँ पे अर्बनाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर से वही एक बात, मॉडर्न इकोनॉमी नहीं है, वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है और फैक्ट्रीज नहीं लग पा रही हैं, इसलिए जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रही हैं। एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग पैरालिसिस है। जो नौकरी लगेंगी भी वो किस में लगेंगी? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एमएसएमईज में भी लगेंगी। तो आप देखिए केवल 5 to 6% ऑफ बिहार जीडीपी कम्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, बस 5 से 6%। वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं, गुजरात का 33% आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक सरकार, वहां के लोग अपनी सरकार चुनने में, अगर वो डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के ऊपर। तमिलनाडु का 30% कंट्रीब्यूशन आता है जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। बिहार स्किप करता जा रहा है इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को, और आगे जाकर के जो उसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, वन ऑफ द यंगेस्ट स्टेट्स बिहार, वहां पे यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जब उनको आप स्किल नहीं देंगे, जॉब्स नहीं देंगे, तो बिहार में क्या होगा? माइग्रेशन। हम करेंगे इस पे बात। यूथ एक्सप्लोजन एंड नो जॉब्स, इंडियाज यंगेस्ट स्टेट्स बट स्टिल हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पर। पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्यों? क्योंकि वहां पर फर्टिलिटी रेट जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का अप्रोक्सीमेटली रिप्लेसमेंट लेवल पर आ गया है 2.1। रिप्लेसमेंट लेवल हमने नेशनल लेवल पे अचीव कर लिया है, लेकिन बिहार का है 2.8, फार अबव द रिप्लेसमेंट लेवल। तो वहां पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरह बढ़ती जा रही है पॉपुलेशन। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? हर साल प्रति वर्ष बिहार में 20 लाख नए लोग, 20 लाख नए सिटीजन्स ऐड हो रहे हैं। और नौकरियां कितनी क्रिएट हो रही हैं बिहार में? केवल 2 लाख हर साल। तो ये जो बाकी 18 लाख लोग हैं, ये कहां जाएंगे? ये माइग्रेट करेंगे। यूथ के लिए क्राइसिस दिखाई दे रही है। पोटेंशियल तो है बट विदाउट अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। क्वेश्चन जो बिहार इस समय फेस कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हम किस तरीके से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों को साझा करें। लेकिन इसको साझा करने के लिए स्टेट का सपोर्ट लगेगा। स्टेट को चाहिए वो क्राउडिंग इन इफेक्ट क्रिएट करे कि प्राइवेट प्लेयर्स वहां पर आए।
Bihar's leaders, how do you transform demographic potential into economic prosperity before the window of opportunity closes? तो एक विंडो जो है वो क्लोज होती जा रही है, लोग माइग्रेट करते जा रहे हैं और बिहार की हालत खराब होती जा रही है। इसको हमें दुरुस्त करना पड़ेगा बहुत जल्दी। ये है कि जो सिस्टमिक फेलियर है बिहार का, उसकी वजह से 13 करोड़ लोग अभी प्रॉस्पेरिटी से वंचित रह जा रहे हैं। ये नंबर्स आपको स्टैगरिंग फिगर दे रहे हैं। और बिहार की हार्श रियलिटी ये है कि वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हिसाब से देखेंगे, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, 52% ऑफ द पॉपुलेशन इन द बिहार, लगभग आधी पॉपुलेशन बिहार की मल्टी डायमेंशनली पुअर है। लगभग 6.5 करोड़ लोग, उनको एजुकेशन नहीं मिलती है, हेल्थ नहीं मिलता है और एक बेसिक इनकम नहीं मिलती है। वहां पर मिनिमम वेजेस एक्ट से भी कम पर दिहाड़ी पे मजदूरों को काम करना पड़ रहा है, 200 रुपए से भी कम मिल रहा है उनको। एक्सप्लॉयटेटिव टेंडेंसीज आ चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गरीबी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पॉवर्टी इंडेक्स में आप देखेंगे बिहार 51.9, हाईएस्ट शेयर ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल, वाइल केरला जो है वो लीड कर रहा है। और ऐसा नहीं कि किसी एक दो इंडिकेटर में, बल्कि सारे इंडिकेटर्स में यही हालत है। बिहार जो है रैंक्स पुअरेस्ट स्टेट्स ऑन ऑल द 3 फ्रंट्स, सारे तीनों फ्रंट पर बिहार की हालत खराब है, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे लोग एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, थोड़ा पैसा कमाने के लिए बिहार से माइग्रेट करते हैं। किस तरफ माइग्रेट करते हैं? द सिटीज विच आर द पावर इंजन्स। वो बेंगलोर जाएंगे, वो दिल्ली जाएंगे, वो गुजरात जाएंगे, जहां पर नौकरी मिल पाती है। और वो कोई भी काम, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का हो, चाहे वो गिग वर्कर का हो, चाहे वो डिलीवरी सर्विसेज का हो, वो काम करने की कोशिश करते हैं। एक्सोडस ऑफ टैलेंट हो रहा है बिहार से। वो टैलेंटेड लोग अंडर पेड होकर के दूसरी जगह पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 40 लाख एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड and millions more underemployment are working in the informal sector without security or dignity। तो ये जो डिग्निटी पर सवाल आ जा रहा है इसके बाद से, ये बहुत पिंच करता है। ये वो बिहार है जिसने बड़े बड़े लीडर्स दिए, जिसने बड़े बड़े रेवोल्यूशंस कराए, जिसके आज भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, और वहां के लोगों को सिक्योरिटी और डिग्निटी से वंचित रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स नहीं हो पा रही है। सो द ग्रेट माइग्रेशन, हर साल आप देखेंगे ट्रेनों में बैठ करके लोग अलग अलग जगह पे निकलते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, गुजरात हो, पंजाब हो, केरला हो, जिसकी वजह से सिर्फ लोग नहीं जा रहे हैं काम करने, यहाँ का टैलेंट जा रहा है। अब बिहार में लोगों को पता है कि टैलेंट की कदर नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स ही नहीं है, और वो होप खोते जा रहे हैं बिहार से। ये होप बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिहार में बदलाव लाएगी। तो ये होप हर एक इलेक्शन में देखी जाती है कि बिहार किस तरीके से वोट करने जा रहा है। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल फेलियर। एग्रीकल्चर, जो कहते हैं इंडिया एक प्राइमरीली एक एग्रेरियन सोसाइटी है, सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड हैं, लेकिन बिहार की स्थिति आप देखेंगे, जो 90% लैंड होल्डिंग्स हैं वहां पर, वो मार्जिनल एंड बहुत स्मॉल हैं, बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स हैं, जिसकी वजह से वहां पे मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं हो पा रही है, और वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। तो एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव बिजनेस नहीं है, बस वो एक मींस ऑफ सेल्फ सस्टेनेंस बन के रह गया है। प्रोडक्टिविटी कम है, लैंड की ईल्ड नहीं हो पा रही है, वहां पर निवेश एग्रीकल्चर में भी नहीं हो पा रहा है। तो एग्रीकल्चर, जहां पर आपकी गंगा नदी बह रही है और वो बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड है, वहां पर भी एग्रीकल्चर में आपका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। बहुत स्कोप है बिहार में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए, जो कि हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रियल फेलियर डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केवल 5 से 6% बिहार की जीडीपी आ रही है। क्यों? वहां पर पेटी करप्शन बहुत ज्यादा है, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेट्स का प्रेशर आज भी है वहां पर इंडस्ट्रीज में। वहां इंडस्ट्री सेटअप करना और एग्जिट पॉलिसी बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से वहां पर निवेश करने वाले लोग बहुत सोचते हैं। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार वंस क्वेश्चनड, कैन पुअर पीपल ईट हाईवेज, अ सिंबल ऑफ बिहार्स मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। सो पॉइंट इज, वो पुअर पीपल को पुअर ही रखने हैं और उनको फीड किए जा रहे हैं। विदाउट इंडस्ट्री देयर आर नो जॉब्स, विदाउट जॉब्स देयर इज नो प्रॉस्पेरिटी। ये बात बिहार के लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। गवर्नेंस क्राइसिस बिहार में, जो करप्शन एंड पेटी एक्सट्रैक्शन रिमेन्स एंडेमिक टू बिहार। एक तरीके का इनविजिबल कॉग्निटिव टैक्स है बिहार के सिटीजन्स पे, कि वो कोई भी काम करने जाते हैं जो काम सही भी है, लॉफुल भी है, उसके लिए उन्हें एक सेवा शुल्क देना पड़ता है, जो है करप्शन। बिहार में कानून इतनी तेजी से बदलते हैं जितनी तेजी से वहां पर
रोड नहीं आती है। ठीक है, रोड को बनने में बड़ा समय लग जाता है, लेकिन कानून तुरंत बदल जाता है वहां पर। सो इन सब को लेकर के आते हैं गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रशांत किशोर जी, स्वराज पार्टी लेकर के। और आप देखिए बिहार की जनता को, एक तरफ हमारे सुशासन बाबू ने वोट इस बात पे जीता कि हम शराब बंद कर देंगे, लोगों को सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर होगा क्योंकि वो पैसे सही जगह इस्तेमाल होंगे, उनकी हेल्थ अच्छी होगी। वहीं पर इनका कहना यह है कि हम शराब फिर से चालू कर दें क्योंकि उसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो रही है, तो जिसकी वजह से लोग फिर अब वोट दे रहे हैं। डेवलपमेंट कहां है? क्वेश्चन एक ही है कि डेवलपमेंट कहां है, जॉब्स कहां है, फैक्ट्रीज कहां है? ये सिर्फ क्या इलेक्शन मैनिफेस्टो में है या फिर वहां पर बनने वाली भी है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ बिहार, ये बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम है बिहार की। 2000 से 2005 तक एनडीए अलायंस रहा, फिर एनडीए अलायंस रहा, फिर महागठबंधन की सरकार आती है, फिर एनडीए बन जाती है, फिर महागठबंधन की सरकार, फिर एनडीए अलायंस है। इन सबके बीच में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार है स्विच्ड अलायंसेस 4 times in 2 decades। 2 डिकेड में वो 4 बार तो अपनी अलायंस चेंज कर चुके हैं, बस सरकार बनाने के लिए, कुर्सी पे रहने के लिए। तो लोग विजन क्या है उनका, वो क्लैरिटी लोग आज भी पूछते हैं वहां पर। तो सवाल यह है कि क्या बिहार राइज कर सकता है, दोबारा बिहार राइज करेगा? जी हां, इस सवाल का जवाब तब है जब बिहार अपने कास्ट से हटेगा, कास्ट की सोच से हटेगा और क्लास कॉन्शियसनेस में जाएगा। उसे पता है कि हमें अब अर्बनाइजेशन की तरफ मूव करना है, हमें अब एजुकेशन एंड स्किल की तरफ मूव करना है, हमें अब हेल्थ सेक्टर की तरफ मूव करना है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से हट करके आइडिया ड्रिवन गवर्नेंस, एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस, उन्होंने क्या काम किया है उसको समझना पड़ेगा लोगों को कि गवर्नेंस का आउटकम क्या निकल के आ रहा है। फ्रॉम शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल अरिथमेटिक टू लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल विजन, उनको डेवलपमेंट के विजन के पास जाना पड़ेगा कि डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए। आगे आप देखेंगे एजुकेशनल रिवॉल्यूशन, चाहे वो स्किलिंग का सेक्टर हो चाहे वोकेशनल एजुकेशन का, उनको एक रिवॉल्यूशन की तरह लाना पड़ेगा बिहार में। जो यूथ पॉपुलेशन है उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। इंडस्ट्री के क्लस्टर्स बनाने पड़ेंगे, चाहे वो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, टेक्सटाइल्स हो, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स हो। स्टार्ट कर सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ, बहुत ज़्यादा फायदा होगा लोगों को रूरल इंडिया में। वहाँ पर अर्बन एक्सपेंशन, कितना पोटेंशियल है बिहार के पास, चाहे वो गया हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, टूरिस्ट का बेस है वो, लोग वहां जाते हैं और वहां पे होटल्स और सुंदरीकरण करके हम एक अच्छी टूरिज्म इंडस्ट्री भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए बिहार को, वहां के ब्यूरोक्रेट्स को भी समझना पड़ेगा कि करप्शन से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना उनका होने वाला है ना स्टेट का होने वाला है, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी बहुत स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो ये स्टेबिलिटी, क्लियर विजन और 1 decade ऑफ कंसिस्टेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन मिलेगी उनको। गवर्नेंस का एक ओवरऑल हो, गवर्नेंस का ओवरऑल मतलब कि भाई मेरिट इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरिट। तो नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए वहां पर। ट्रांसपेरेंसी ओवर कास्ट कॉन्शियसनेस, ट्रांसपेरेंसी हो गवर्नेंस में। डायस्पोरा इन्वेस्टमेंट, बिहार अपने लोगों में निवेश करे पहले, बाहर से निवेश लाने के पहले अपने लोगों में निवेश करे। जो टैलेंटेड यूथ हैं वो ना जाए बाहर, उनको यहां पे रोकने की काबिलियत हो बिहार के पास, वैसी नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी बिहार को। तो बिहार के चॉइस एकदम क्लियर है, उन्हें गवर्नेंस चाहिए कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चाहिए, और बिहार इसी के ऊपर वोट करे, वो परफॉर्मेंस के ऊपर वोट करे, वो प्रॉमिसेस के ऊपर ना वोट करे। अब लोगों का बिहार को चाहिए कि वो एक लॉन्ग टर्म विजन देखे ऑफ डेवलपमेंट, और उस डेवलपमेंट के विजन के साथ रहे, ना कि कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ रहे। तो इसी के साथ आप मुझे बताइए कि बिहार का विजन क्या होना चाहिए इलेक्शंस को लेकर के। A good news for all the civil services aspirants जो भी तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी सीएससी की, लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अक्टूबर जो है वो क्लोज हो रहा है 15 अक्टूबर 2025 को। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। 3 भाषाओं में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप प्राइस है 21,999। आप यूज कीजिए कोड ART लाइव कोड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।